जब आसमान में फाइटर जेट्स एक दूसरे के सामने सामने आते हैं ना, तो सबको लगता है कि बस असली जंग वहीं लड़ी जा रही है। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर असली युद्ध जमीन पर, शैडोज में और इन चमकती स्क्रीन्स पर लड़ा जा रहा हो। आज की इस चर्चा में हम एक ऐसी हिडन वॉर को अनकवर करने वाले हैं जो किसी हाई स्टेक्स एनिमे या सिनेमैटिक थ्रिलर से बिल्कुल कम नहीं है। हम यहां बात कर रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर की, एक ऐसी शैडो कॉन्फ्लिक्ट जहां वेपन्स सिर्फ मिसाइल्स नहीं थे, बल्कि नैरेटिव्स, इंफॉर्मेशन और साइकोलॉजिकल डोमिनेंस थे। ये एक ऐसी कहानी है जहां दुनिया की बड़ी बड़ी जियोपॉलिटिकल पावर्स एक इनविजिबल चेस बोर्ड पर अपने मोहरे चल रही थी। तो चलिए इस इंटेंस और हाई स्टेक्स इंफॉर्मेशन वॉर में सीधे डाइव इन करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आसमान को एक्चुअली कंट्रोल कौन कर रहा था। शुरुआती दौर में भारत की तरफ से लगातार ये स्टेटमेंट्स आ रही थी कि पाकिस्तान को तुर्की और चाइना का फुल सपोर्ट मिल रहा है। उस वक्त तो काफी लोगों ने इस पर सवाल उठाए कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन अभी हाल ही में ना एक बहुत ही शॉकिंग एडमिशन खुद चाइना की तरफ से आई है। उन्होंने ऑफिशियल लेवल पर एक्सेप्ट किया है कि उनका रोल सिर्फ किसी मॉरल सपोर्ट वाली बाउंड्री तक लिमिटेड नहीं था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चाइनीज इंजीनियर्स ग्राउंड पर लिटरली मौजूद थे और वो पाकिस्तानी एयरफोर्स को डायरेक्ट टेक्निकल सपोर्ट दे रहे, एक्सट्रीम टेक्निकल सपोर्ट दे रहे थे। ये बात बाहर आना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है दोस्तों। ये दिखाता है कि सरफेस के नीचे ये ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स कितने डीपली इंटरकनेक्टेड हैं। अब आते हैं इस कहानी के पहले हिस्से पर, फेज 1, द इंफॉर्मेशन वॉर। तो देखिए, जैसे ही वो फिजिकल कॉन्फ्लिक्ट थोड़ा पॉज हुआ ना, बैटलफील्ड एक सेकंड में आसमान से उतरकर सीधे सोशल मीडिया पर आ गया। अब लड़ाई इस बात की थी ही नहीं कि किसने कितने जेट्स उड़ाए। अब लड़ाई इस बात की थी कि आखिर दुनिया किसकी कहानी पर विश्वास करती है। दोनों ही साइड्स ने अपने नैरेटिव्स को बिल्कुल अलग लेवल पर पुश करना शुरू किया। एक तरफ था इंडियन नैरेटिव जो बहुत एग्रेसिवली कह रहा था कि आइडेंटिफाई, ट्रैक एंड पनिश पैकर्स, मतलब उनका पूरा फोकस रिटेलिएशन और एक स्ट्रॉन्ग स्टैंस दिखाने पर था। और वहीं दूसरी तरफ चाइनीज और पाकिस्तानी स्टेट मीडिया ने एक बेहद बोल्ड क्लेम को एम्पलीफाई करना शुरू कर दिया कि उनके J-10 जेट ने एक फ्रेंच मेड रफाल को शूट डाउन कर दिया है। दोनों ही साइड्स अपने अपने तरीके से ग्लोबल परसेप्शन को शेप करने की पूरी कोशिश कर रही थी। हम यहां किसी एक साइड को सही या गलत नहीं ठहरा रहे हैं, हम बस ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कैसे एक ही इवेंट के दो बिल्कुल अलग वर्जन्स को स्टेट मशीनरीज पूरी दुनिया के सामने कितने एग्रेसिव तरीके से पुश करती हैं। और ये नैरेटिव बिल्ड कैसे होता है ये जानना बहुत दिलचस्प है। ये लिटरली एक बैटल ऑफ एवतार्स बन गया था। इंडिया में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक्स पर अपनी प्रोफाइल पिक्चर चेंज करके वहां ऑपरेशन सिंदूर का टेक्स्ट लगा लिया। अब जब इतनी मैसिव फॉलोइंग वाला कोई ग्लोबल लीडर ऐसा कुछ करता है तो मैसेज बहुत लाउड एंड क्लियर होता है। साथ ही साथ इंडियन एयरफोर्स ने एक्सट्रीमली हाई क्वालिटी, बिल्कुल किसी एक्शन मूवी जैसे सिनेमैटिक मिलिट्री वीडियोस रिलीज करना शुरू कर दिया। और ध्यान दीजिए, ये सिर्फ कूल वीडियोस नहीं थे, ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के एकदम प्रिसीजन टूल्स थे जिन्हें पब्लिक मोराल को बूस्ट करने और अपोनेंट्स को एक सॉलिड मैसेज भेजने के लिए परफेक्टली डिजाइन किया गया था। अब चलते हैं इस वार के अगले पड़ाव की तरफ, फेज 2, ग्राउंड जीरो पर्सपेक्टिव्स। इस एब्स्ट्रैक्ट जियोपॉलिटिकल थियरी और सोशल मीडिया की जंग के पीछे ना एक रियल ह्यूमन एलिमेंट भी था। चलिए देखते हैं कि ग्राउंड जीरो पर एक्चुअल हालात क्या थे। चाइना के स्टेट मीडिया ने रिसेंटली अपने इंजीनियर्स के कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं जो इस पूरे इवेंट को एक इंटेंसली इमोशनल और सस्पेंसफुल रियलिटी देते हैं। चाइना की एवेक कंपनी के की इंजीनियर हैं यांग। उन्होंने सीसीटीवी नेटवर्क पर एक बड़ा ही ड्रामेटिक एक्सपीरियंस शेयर किया। उन्होंने कहा कि हमें लगातार जेट्स की टेक ऑफ की गड़गड़ाहट और एयर रेड साइरेंस की आवाज़ें सुनाई देती थी और वहां टेम्परेचर पहले से ही 50 डिग्री सेल्सियस को छू रहा था। ज़रा इमेजिन कीजिए इस पूरे सीन को। एक फॉरेन बेस, वो एक्सट्रीम गर्मी, दिमाग और शरीर को तोड़ देने वाली एग्जॉस्शन और आसमान से आने वाले किसी अननोन खतरे का वो लगातार प्रेशर। ये सीधे सोर्स मटेरियल से निकल कर आता है और दिखाता है कि शैडो वॉर चाहे जो भी हो, ग्राउंड पर मौजूद लोगों का फिजिकल और मेंटल टोल कितना मैसिव होता है। अब जमीन से थोड़ा ऊपर उठकर पूरे बोर्ड को देखते हैं। फेज 3, द अलायंस चेस बोर्ड। इस ग्लोबल गेम ऑफ परसेप्शंस में ना अलग अलग फैक्शंस की जियोपॉलिटिकल स्टेबिलिटी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। आइए देखते हैं कि नैरेटिव वॉर में किसकी पार्टनरशिप कितनी सॉलिड साबित हो रही थी। एक तरफ हमारे पास चाइना और पाकिस्तान है। सोर्स एग्जैक्टली बताता है कि इनकी नैरेटिव पार्टनरशिप में एक कमाल की स्टेबिलिटी दिखती है। चाहे सिचुएशन कैसी भी बदले, इनका मैसेजिंग हमेशा कोऑर्डिनेटेड और बिल्कुल अनवेवरिंग रहता है। वहीं दूसरी तरफ सोर्स यूएस और इंडिया के डायनामिक को थोड़ा कॉम्प्लेक्स और इरैटिक बताता है। जैसे कि आप लोगों को याद होगा, पिछली यूएस लीडरशिप के दौरान, स्पेशली डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पर, स्टेटमेंट्स बहुत अनप्रिडिक्टेबल होते थे।
कभी इंडिया को फेल्ड इकोनॉमी कह देना तो कभी हेल होल बता देना। अब देखिए, नैरेटिव वॉरफेयर में इस तरह के अनप्रिडिक्टेबल स्टेटमेंट्स ना किसी भी अलायंस को वीक कर सकते हैं, जबकि एक स्टेबल और यूनाइटेड फ्रंट होना परसेप्शन की जंग जीतने में सबसे बड़ा हथियार होता है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए? यहां आती है हमारी फेज 4, द काउंटर अटैक स्ट्रैटेजी। जब सामने वाले ओपोनेंट का नैरेटिव इतना स्ट्रांग और यूनाइटेड लग रहा हो तो काउंटर अटैक कैसे करते हैं? सिर्फ अपनी तारीफ करना काफी नहीं होता, दूसरे के क्लेम्स की वीकनेस ढूंढकर उसको ग्लोबल स्टेज पर एक्सपोज करना पड़ता है। चलिए इस टैक्टिकल रिस्पॉन्स को स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करते हैं। स्टेप 1, पाकिस्तान में चाइना के HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम का फेल होना, जिसे एक इंडियन ड्रोन ने इजीली डिस्ट्रॉय कर दिया। स्टेप 2, ईरान में भी सेम HQ-9 सिस्टम का अमेरिकन बॉम्बिंग के आगे कंप्लीटली फेल हो जाना। और फिर आता है स्टेप 3, इस एक्चुअल रियलिटी को यूज करके नैरेटिव को शिफ्ट करना। मतलब अगर J-10 जेट्स के मैसिव क्लेम्स को सच में काउंटर करना है तो सबसे बेहतरीन तरीका वही है कि उनके इक्विपमेंट के इन ग्लोबल फेलियर्स को स्ट्रेटेजिकली हाईलाइट किया जाए। क्योंकि समझने वाली बात यह है दोस्तों, नैरेटिव डोमिनेंस का मतलब सिर्फ डिफेंसिव मोड में बैठे रहना या फाइटर जेट्स के नए नए कूल एडिट्स पोस्ट करना नहीं होता। सोर्स मटेरियल बहुत स्ट्रांगली इस बात पर एम्फसाइज करता है कि इस गेम में प्रोएक्टिव होना पड़ता है। ओपोनेंट्स के एक्चुअल इक्विपमेंट फेलियर्स को ग्लोबली असर्ट करना पड़ता है। जब तक सामने वाले के वीक पॉइंट्स पर सॉलिड डेटा और फैक्ट्स के साथ अटैक नहीं होता, तब तक इस इनविजिबल इंफॉर्मेशन वॉर में डोमिनेंस एस्टैब्लिश हो ही नहीं सकता। और यही कॉन्सेप्ट हमें आज के सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन तक लाता है, फेज 5, द ट्रेनिंग आर्क। जैसे इस जियोपॉलिटिक्स की दुनिया में ना नेशंस को सर्वाइव करने और डोमिनेट करने के लिए कंसिस्टेंटली अपनी स्ट्रैटेजीज और वेपन्स को अपग्रेड करना पड़ता है, बिल्कुल वैसे ही रियल वर्ल्ड में भी एक ट्रेनिंग आर्क की जरूरत पड़ती है। आपने किसी भी एनीमे में देखा होगा, हीरो को अपने सबसे बड़े चैलेंज से पहले एक इंटेंस ट्रेनिंग आर्क से गुजरना ही पड़ता है। आज के इस हाईली कॉम्पिटिटिव करियर अरीना में सच्चाई ये है कि सिंपल सी ग्रेजुएशन डिग्री अब किसी को बचा नहीं सकती, अपग्रेड होना ही पड़ता है। और यहां बात सिर्फ थ्योरी की नहीं, एक्चुअल रिजल्ट्स की आती है। 100 से ज्यादा, जी हां, ये वो नंबर है उन लोगों का जिन्होंने पिछले सिर्फ कुछ ही महीनों में सक्सेसफुली अपना करियर स्टार्ट किया है और अपनी पहली जॉब प्लेसमेंट सिक्योर की है। ये अपने आप में एक बहुत मैसिव अचीवमेंट है, जो साफ दिखाता है कि अगर सही ट्रेनिंग और स्ट्रैटेजी हो तो ठीक नेशंस की तरह इंडिविजुअल्स भी अपना हर बैटल जीत सकते हैं। पर अब सवाल है कि ये प्लेसमेंट्स आई कहां से? ये आई हैं मॉडर्न मार्केट के बिल्कुल सही वेपन से। करियर 247 एक ऐसी ही ट्रेनिंग फैसिलिटी है जो ये आधुनिक हथियार प्रोवाइड करती है, चाहे वो डेटा एनालिटिक्स हो, डेटा साइंस हो या फिर बिजनेस एनालिसिस की फील्ड हो। और सबसे कमाल की बात जानते हैं क्या है? इन सभी डोमेन्स में जेनरेटिव AI का इंटीग्रेशन, जो आज की डेट में मार्केट का सबसे डेडली और इन डिमांड स्किल है। इसके साथ ही IBM और NASSCOM जैसी ग्लोबल सर्टिफिकेशंस किसी भी रेज्यूमे को वो मजबूत आर्मर दे देती हैं जो उसको इस कॉर्पोरेट बैटलग्राउंड में बिल्कुल स्टैंड आउट करा देता है। लेकिन देखिए, सिर्फ स्किल सीख लेना काफी नहीं है, राइट? बैटलफील्ड पर उतरने का एक्चुअल मौका भी तो चाहिए, और यही है द फाइनल स्ट्राइक। अगर इस अपस्किलिंग प्रोग्राम में कोई कंसिस्टेंटली परफॉर्म करे और ठीक से अटेंडेंस मेंटेन रखे तो करियर 247 उन्हें रियल वर्ल्ड बैटल अपॉर्चुनिटीज देता है। उनका मेन गोल कैंडिडेट्स को फिनिश लाइन तक पहुंचाना है, जिसके लिए अलग अलग कंपनीज में अप टू 3 इंटरव्यू अपॉर्चुनिटीज तक प्रोवाइड की जाती हैं। ये एसेंशियली वो फाइनल पुश है जो एक फ्रेश ट्रेनी को एक बैटल रेडी प्रोफेशनल में कन्वर्ट कर देता है। तो अगर आप लोग भी अपने करियर के सबसे क्रूशियल ट्रेनिंग आर्क को शुरू करने का सोच रहे हैं तो एनलिस्ट करने का लिंक नीचे कमेंट सेक्शन में मौजूद है। वहां अपनी डिटेल्स फिल की जा सकती हैं, और हां, चेकआउट के दौरान डिस्काउंट कोड PD10 यूज करना मत भूलिएगा, ताकि इस नई और एक्साइटिंग जर्नी को एक बढ़िया स्टार्ट मिल सके। क्योंकि आखिर में दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स और हमारी रियल लाइफ में ज्यादा फर्क है नहीं। जैसे इन नेशंस को शैडो वॉर्स में सर्वाइव करने के लिए अपने नैरेटिव्स को लगातार अपस्किल करना पड़ता है, ठीक वैसे ही आने वाले फ्यूचर को कॉन्कर करने के लिए अपने करियर को अपस्किल करना ही पड़ता है। ऑपरेशन सिंदूर की ये इंटेंस कहानी हमें एसेंशियली यही सिखाती है कि जो बदलते वक्त और टेक्नोलॉजी के साथ खुद को अपग्रेड नहीं करता ना, वो इस इनविजिबल वॉर में कहीं पीछे छूट जाता है। तो आज की इस चर्चा में बस इतना ही। कीप लर्निंग, कीप अपग्रेडिंग, और हम आपसे मिलते हैं अगले विश्लेषण में।